आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसी सफर पर जो हमें भारत के दिल में ले जाएगा। एक ऐसी जमीन के इतिहास में जहां से बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव पड़ी, जहां ज्ञान की पहली रोशनी फैली और जहां से उठी क्रांतियों ने पूरे देश का मुकद्दर लिख दिया। जी हां, ये कहानी है बिहार की। जरा सोचिए, वो कौन सी जगह है जहां दुनिया का सबसे पहला, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बना। एक ऐसा ज्ञान का केंद्र जहां पूरी दुनिया से लोग इल्म हासिल करने आते थे। या वो कौन सी धरती है जिसने पहली बार भारत के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। और हां, वो कौन सी पाक जमीन है जहां एक राजकुमार सिद्धार्थ बोधि पेड़ के नीचे बुद्ध बन गए। इन सारे सवालों का, इन सारी निशानियों का एक ही जवाब है, बिहार। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इसके सबसे सुनहरे पन्ने से हम सफर करते हैं वक्त में पीछे, करीब 2500 साल पहले, जब इसी धरती पर हिंदुस्तान का पहला महान साम्राज्य अपनी जड़ें जमा रहा था। तो देखिए, उस जमाने में भारत आज जैसा नहीं था। छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जिन्हें कहते थे जनपद। लेकिन इन सब में एक था जो सबसे आगे निकल गया। वो था मगध। क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत थी, पैसा था। राजा बिंबिसार ने इसकी शुरुआत की और फिर उनके बेटे अजातशत्रु ने इसे और भी मजबूत बना दिया। और देखते ही देखते राजगृह से चलने वाला यह साम्राज्य पूरे उत्तर भारत यानी आर्यवर्त का पावर सेंटर बन गया। और फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल डाला। कहानी में एंट्री होती है एक टीचर की, चाणक्य, जिनका अपमान हुआ था लेकिन दिमाग असाधारण था। उन्होंने एक आम से लड़के चंद्रगुप्त मौर्य में एक सम्राट को देखा। बस फिर क्या था, गुरु और चेले की इस जोड़ी ने पाटलिपुत्र यानी आज के पटना से नंदवंश की सल्तनत को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ये पहली बार था, पहली बार जब लगभग पूरा हिंदुस्तान एक झंडे के नीचे आया। पर रुकिए, बिहार की कहानी सिर्फ जंग और सियासत की नहीं है। ये कहानी है ज्ञान की, रूहानियत की और अमन की। सोचिए, इसी जमीन ने दुनिया को दो बड़े रास्ते दिखाए। यहीं बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक राजकुमार को ज्ञान मिला और वो गौतम बुद्ध बन गए। और यहीं वैशाली में भगवान महावीर ने दुनिया को अहिंसा का वो पैगाम दिया जो आज भी गूंजता है। सच कहूं तो बिहार उस दौर में दुनिया की स्पिरिचुअल कैपिटल बन चुका था। और इस रोशनी को पूरी दुनिया में किसने फैलाया? एक सम्राट ने, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने। अशोक एक महान विजेता थे, लेकिन कलिंग की लड़ाई, उस लड़ाई में बहे खून ने उन्हें अंदर से हिला दिया और उन्होंने तलवार फेंक दी, हमेशा के लिए। और फिर यहीं बिहार से उन्होंने अमन और मोहब्बत का पैगाम श्रीलंका से लेकर सेंट्रल एशिया तक पहुंचाया। अब बात करते हैं बिहार की उस शान की जिसने सदियों तक दुनिया को रास्ता दिखाया। नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, नहीं, ये तो ज्ञान का एक समंदर था जहां दुनिया भर से इल्म की नदियां आकर मिलती थीं। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में यहां क्या क्या पढ़ाया जाता था। मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, लॉजिक, फिलॉसफी, हर चीज पर गहरी पढ़ाई और रिसर्च होती थी। चीन, कोरिया, तिब्बत, कहां से स्टूडेंट्स अपने ज्ञान की प्यास बुझाने यहां नहीं आते थे। नालंदा पुराने हिंदुस्तान की इंटेलेक्चुअल पावर का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन फिर एक हमला हुआ। 12वीं सदी में एक हमलावर ने ज्ञान के इस मंदिर में आग लगा दी। कहते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरी धर्मगंज महीनों महीनों तक जलती रही। लाखों किताबें, लाखों हाथ से लिखी पोथियां, सब राख हो गईं। उस दिन सिर्फ नालंदा नहीं जला था, भारत का एक सुनहरा दौर भी खत्म हो गया था। सदियां गुजर गई और बिहार की धरती ने एक बार फिर करवट ली। लेकिन इस बार का दौर अलग था। ये दौर था संघर्ष का, जुल्म का, और फिर उसी जुल्म से पैदा हुई एक क्रांति का। और फिर अंग्रेज आए। अपनी उपजाऊ जमीन की वजह से बिहार उनके जुल्म का एक बड़ा सेंटर बन गया। यहां के किसानों को जबरदस्ती अपनी ही जमीन पर नील उगाने पर मजबूर किया जाता था। लगान का बोझ इतना था कि उनकी कमर ही टूट गई। चारों तरफ गरीबी थी, भुखमरी थी। लेकिन इसी अंधेरे से क्रांति का सूरज उगने वाला था। और वो चिंगारी भड़की साल 1917 में, जब साउथ अफ्रीका से लौटा एक वकील जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी बिहार के चंपारण पहुंचा। उन्होंने नील के किसानों का दर्द देखा और उनके हक के लिए खड़े हो गए। और यहीं, इसी बिहार की मिट्टी पर उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार
सत्याग्रह का हिंदुस्तान में पहला कामयाब इस्तेमाल किया। चंपारण ने ही पूरे देश को आज़ादी की लड़ाई का एक नया रास्ता दिखाया। आज़ादी के बाद भी बिहार की वो आग बुझी नहीं थी। साल था 1974। देश में करप्शन और तानाशाही का डर मंडरा रहा था। तब एक बार फिर बिहार ने ही रास्ता दिखाया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान से नारा दिया, संपूर्ण क्रांति। ये सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं थी, ये पूरे सिस्टम को, समाज को, सियासत को जड़ से बदलने की आवाज थी। एक ऐसी आवाज जिसने दिल्ली का तख्त हिला दिया। तो क्रांति के इन दौर से निकलकर अब हम आते हैं कहानी के आज के हिस्से में। वो दौर जहां बिहार की अपनी एक नई पहचान बनी, नए नक्शे बने और सामने आई नई चुनौतियां। आज का जो बिहार हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। देखिए, 1912 में ये बंगाल से अलग हुआ, फिर 1936 में उड़ीसा भी एक अलग राज्य बन गया, और फिर आया साल 2000 जब एक बहुत बड़ा बंटवारा हुआ। बिहार का वो दक्षिणी हिस्सा जो खनिजों और कारखानों से भरा था, एक नया राज्य बन गया, झारखंड। और ये बंटवारा बिहार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। आप सोचिए, रातों रात राज्य के सारे बड़े उद्योग, कोयले की खदानें, स्टील प्लांट सब झारखंड में चले गए। बिहार के पास क्या बचा? खेती और एक बहुत बड़ी आबादी। अब चैलेंज ये था कि लगभग जीरो से एक नई इकोनॉमी कैसी खड़ी की जाए। लेकिन बिहार ने हिम्मत नहीं हारी। पिछले करीब 20 सालों में इस राज्य ने दोबारे खड़े होने की एक नई कहानी लिखी है। आज बिहार में सड़कें बन रही हैं, गांव-गांव तक बिजली पहुंच रही है, एजुकेशन, खासतौर पे लड़कियों की पढ़ाई पर बहुत जोर दिया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, नालंदा की उस महान विरासत को एक नई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाकर फिर से जिंदा किया जा रहा है। ये एक नए दौर का संकेत है। तो इतना शानदार इतिहास और इतना मुश्किल आज, ये दोनों मिलकर बिहार के आने वाले कल की क्या तस्वीर बनाते हैं? आज का बिहार क्या है? ये अपने शानदार इतिहास, अपने जिंदा दिल संस्कृति, चाहे वो छठ पूजा की गहरी आस्था हो या मधुबनी पेंटिंग के चटक रंग, और अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने नौजवानों का एक संगम है। ये मेहनत और टैलेंट की धरती है जिसके युवा आज हिंदुस्तान की तरक्की की कहानी में अपना नाम लिख रहे हैं। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि बिहार सिर्फ एक राज्य का नाम नहीं है। नहीं, ये एक पूरी की पूरी सभ्यता है। ये एक न खत्म होने वाले संघर्ष की कहानी है। ये एक क्रांति की जलती हुई मशाल है, और इन सबसे बढ़कर ये एक बेहतर कल की एक बहुत बड़ी उम्मीद है। जिस धरती ने दुनिया को बुद्ध दिए, अशोक दिया, नालंदा दिया, वो धरती अपना मुकद्दर भी खुद ही लिखेगी। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका अगला पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है।